थर्ड आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं देवाशीष भट्टाचार्य। थर्ड आई न्यूज़ की ओर से खुशखबरी को सामने रखना चाहते हैं और खुशी इस बात का कि असम में आज हिमंत बिश्व शर्मा नए मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। आज हम आने वाले जो दिन है उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं नई सरकार की, उसको लेके हम एक नए डिस्कशन करना चाहते हैं, एक अलग से डिस्कशन करना चाहते हैं और जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे थर्ड आई न्यूज़ के एडिटर प्रमोद तिवारी। तो पहले शुरू करते हैं कि पहली बात है कि हमारे पास 5 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं इस बात को, हम 5 पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। पहला पॉइंट्स ये है कि राजनीतिक परिदृश्य को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, या जो हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय है या जो पैंडेमिक को लेकर जो दायित्व है, नीतियां हैं, वो प्राथमिकता होना चाहिए, या आर्थिक संकट जो पैंडेमिक की वजह से हो रही है, कोविड-19 की वजह से हो रही है, उसको लेके आगे कोई कदम लिया जाए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, या शिक्षा मंत्रालय को लेकर होनी चाहिए। तो इस तरह का पॉइंट्स को लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा प्रमोद तिवारी, आप बताएं कि अब क्या प्राथमिकता होना चाहिए ये नई सरकार की। हिमंत बिश्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल वो शपथ लेंगे। सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर जब भी नई सरकार आती है तो कुछ दिनों का एक हनीमून पीरियड उसे मिलता है, पर अनफॉर्चुनेटली इस सरकार की किस्मत में हनीमून पीरियड नहीं है। पूरे देश की तरह असम भी कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। तो सरकार के सामने पहली प्राथमिकता कह लीजिए या चुनौती कह लीजिए, कोविड से पार पाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की रहेगी। दूसरी बात, अगर कोविड से पार पाना तो है ही, कोविड से पार पाने के लिए हमारे हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, जो कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पिछली सरकार में यह काम बखूबी किया था। उसके बाद आता है कि कोविड, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मई के बीच तक ये पीक पर रहेगा और उसके बाद ये दूसरी वेग ढलान पर जानी शुरू हो जाएगी। किंतु इतना होने के बाद भी इस महामारी से जो चुनौतियां उभर कर आएगी वो ख़त्म नहीं होगी। पोस्ट कोविड काफ़ी चुनौतियां हैं। कोविड के चलते लॉकडाउन लगाए जाने पड़ रहे हैं, स्कूलें बंद पड़ी हुई है, लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। छोटे जो व्यापारी है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो सड़कों के किनारे खोमचे लगाते हैं, जो रोज़ दिहाड़ी मजदूर है, उनके सामने न केवल रोजगार का संकट आ गया बल्कि रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। उन लोगों को इस आर्थिक बदहाली से किस तरह निकाला जाए, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो सरकार बनने से पहले अभी केवल मुख्यमंत्री के बारे में हम जान रहे हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। अब हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री होंगे या उनका दायित्व उन्होंने पिछले 5 साल या उससे पहले भी हमने 10 साल हमने देखा उनका किस तरह से वो काम करते हैं, क्या स्पीड से वो काम करते हैं। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री होंगे, अब तो दायित्व का इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि किसी एक चीज़ को लेकर के वो दायित्व ले सके। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा दायित्वों को। तो मंत्रालय का डिवीज़न, अभी किसको कौन से मंत्री मतलब अपने कार्य प्रणाली में या कार्य जो उनका करने का क्षमता है उसमें कौन मंत्री सही होंगे, कौन किस तरह से करेंगे, क्या ये अब सबसे पहला प्राथमिकता ये देना नहीं चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि जो 75 लोग चुन कर आए हैं उसमें 60 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगप के लोग हैं, यूपीपीएल के लोग हैं, और बहुत ज़्यादा कोई गुटबाजी नज़र मुझे नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के जो मंत्रिमंडल के गठन में, जब अपनी कैबिनेट के गठन में मंत्रियों को पदों के बंटवारे में हिमंत बिश्व शर्मा को कोई बड़ी चुनौती या कोई बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा। उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी हिमंत बिश्व शर्मा की काम करने की एक खास शैली है, वो एक टीम को लेकर काम करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अभी जो लोग चुन कर आए हैं उनमें शर्मा की टीम के कौन कौन लोग हैं। तो उन लोगों को लेकर मैं समझता हूं कि वो एक अच्छी टीम, संतुलित टीम बनाएंगे। हाँ, असम में ये एक ज़रूर बात है कि हमेशा एक ऊपरी असम और निचली असम की लॉबी सक्रिय रहती है। पिछले 20-25 वर्षों में 15 वर्ष हमारे इनके
तरुण गोगोई के गए, वे ऊपरी असम से बिलोंग करते थे। 5 पर सर्बानंद सोनोवाल के थे, वे ऊपरी असम के भी थे और साथ ही साथ एक जनजाति से मुख्यमंत्री थे। अब कई वर्षों बाद असम को एक कास्ट असेंबली मुख्यमंत्री मिला है, तो ऊपरी असम और निचले असम की जो खींचतान है, जो लॉबिंग है, उससे पार पाना तो उन्हें पड़ेगा, उसे साधना पड़ेगा। पर हिमंत बिश्व शर्मा की जो राजनीतिक कौशल है, उनकी जो काम करने की शैली है और उनके जो तौर तरीके, मैं नहीं समझता कि इन सब बातों में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी निकट भविष्य में आने वाली है। ठीक है, तो अब जा करके ये तो ठीक है, ये समाधान हो सकता है, यह समाधान हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि लॉबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल ये किया कि कुछ ऐसा मैंने देखा कि हम लोगों ने सबने देखा ये कि 5 साल तक किसी मंत्री को दायित्व दिया जाता है, लेकिन वो दायित्व परिपूर्ण रूप से वो पालन नहीं करते हैं। तो ऐसा स्थिति बहुत बार देखा गया है, तो इसलिए शफलिंग होता है, अनेकों बार शफलिंग किया जाता है और शफलिंग एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ दिग्गज जो हमारे नेता हैं, ऐसे कुछ दिग्गज का नाम बताएंगे आपकी जो जिनको कुछ मंत्रिमंडल मिलना चाहिए या मिल सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हिमंत बिश्व शर्मा की प्राथमिकता और चुनौतियों में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कोई उनके लिए सामने कोई चुनौती है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये चूंकि उनका विशेषाधिकार है, तो उन्हें कल अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करने दीजिए, शपथ लेने दीजिए। अगली किसी चर्चा में हम जरूर जिक्र करेंगे कि कौन कहाँ पर फिट है, और अगर कोई किसी काम के लिए अनफिट है तो उसका भी जरूर नाम लेकर हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता था कि पोस्ट कोविड सरकार के सामने शिक्षा का ढांचा पूरे देश की तरह असम में भी चरबरा सा गया है। पिछले साल भर से या तो क्लासेज हो नहीं रही है, शैक्षणिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, पर ऑनलाइन क्लासेस की कल्चर हमारे भारत के लिए, असम के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे गांव के स्टूडेंट्स जो इससे अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास, कईयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेज में नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो ढांचा है, सारे के सारे स्वास्थ्य कर्मी अभी कोविड मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। जो दूसरी जो बीमारियां हैं उनके लिए इलाज की सुविधा फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तीसरी बात है कि रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो जीएसटी पहले सरकार को, राज्य सरकार को प्रत्येक माह मिलता था, उस जीएसटी में काफ़ी कटौती ऐसा सुनने में आ रहा कि आ रही है, क्योंकि बाज़ार बंद हो जाते हैं। 2 बजे बाज़ार बंद हो जाता है, शॉपिंग मॉल सारे बंद पड़े हैं, सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, और भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो अमूमन ठप पड़ी हुई है। तो ये तो हो गई कोविड की बात। किंतु अगर चुनौतियों की बात करें असम के परिप्रेक्ष्य में, तो मेरे ख्याल में नई सरकार के सामने, जैसे कि पुरानी सरकार के सामने भी चुनौती थी, असम में सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। असम में सरकार के सामने चुनौती है बाढ़ की समस्या से पार पाने की। बाढ़ के साथ ही साथ यहाँ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ की नदियों में बड़े पैमाने पर कटाव होता है। कटाव की समस्या जो है वो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से इस सरकार को पार पाना होगा, क्योंकि आज तक हम देखते हैं बेरोजगारी हटाने की बात सारी सरकार करती है, बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की बात होती रहती है, कटाव की समस्या से निजात दिलाने की बात होती है, बांध बनाए जाते हैं, मथावरी जिसको कहते हैं, उनकी मरम्मत भी होती है। पर जब लगातार 3-4 दिन मानसून की बारिश होती है तो सरकार के सारे किए धरे की कलई खुल जाती है। तो ये समस्या अब न हो। इन समस्याओं का अस्थायी समाधान हो, ये राज्य की जनता शिद्दत के साथ चाहती है। उसके अलावा और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों से इस सरकार को पार पाना पड़ेगा। उनमें एक है जो सबसे ज्वलंत मुद्दा, और असम की जो आंचलिकतावादी जो धड़ा है, जो उसको जोर शोर से उठाएगा और सरकार के सामने चुनौतियां पेश करेगा, वो मुद्दा है कि असम समझौते की दफ़ा 6 क्लॉज 6 का क्रियान्वयन। कमेटी जो बनी थी, पिछली सरकार ने बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में किंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि असम समझौते की दफ़ा 6 की जो मूल भावना थी, वो कमेटी और उसके व्यक्तियों में जो कमेटी को जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी दिए गए थे, और फिर कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो दफ़ा 6 को लांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दफ़ा 6 तो छोटी सी एक लाइन की एक क्लॉज है। उसमें कहा गया कि असम के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिया जाना चाहिए टू प्रोटेक्ट, promote and preserve their social, cultural and linguistic identity and heritage। इतनी सी बात है टू द असमीज पीपल। तो समस्या ये आ रही है कि असमीज लोग कौन होंगे। असमिया की परिभाषा आज तक हम नहीं गढ़ पाए। 1985 में असम समझौता हुआ था,
15 और 20, 25, 35, 36 वर्ष हो गए हैं। असमिया की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं गढ़ी जा सकी है, तो ये सरकार के सामने एक समस्या रहेगी। दूसरी चुनौती जो जिसे हम कहते हैं कि आंचलिकतावादी धड़ा सरकार के सामने लेकर आएगा, वो है राज्य की 6 जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग। कई दिनों से ये मांग उठ रही है। ये मांग केंद्र सरकार के पाले में भी गई है। केंद्र सरकार, कई जनगोष्ठियाँ ऐसी है जो जनजाति की जो पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स में नहीं आती है, पर चूंकि चुनाव के वक्त सरकार उनसे वादा कर लेती है कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपको जनजाति का दर्जा देंगे, फिर जनजाति का दर्जा नहीं मिलता तो वो जो जनगोष्ठियाँ होती है वो आंदोलन की राह पर उतर आती है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज भी असम में एक ज्वलंत मुद्दा है। असम की जनता इस मुद्दों को लेकर बहुत ही संवेदनशील और बहुत भावुक है। वो नहीं चाहती, उनका कहना है कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है तो असम समझौते की जो मूल भावना है वो उसी का उल्लंघन करता है। असम समझौते में कहा गया है कि 30 मार्च 1971 के बाद में जो भी व्यक्ति किसी भी, चाहे वो जाति धर्म का हो, असम में आया हो, उसे जाना पड़ेगा। किंतु इसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो उसके काफ़ी बाद की है, तो इससे समस्याएं खड़ी हो रही है। अपर असम, लोअर असम की लॉबी की बात मैंने कही है। ये तो है सरकार के सामने चुनौतियाँ। अब सवाल उठता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए इन चुनौतियों। एक चुनौती और है सरकार के सामने। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि ऊपरी असम में अल्फा ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। पहले एक कंपनी के, ऑयल ड्रिलिंग कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया, अभी फिर कुछ 3 कर्मचारियों का अपहरण किया गया था, 2 छूट गए हैं, एक अभी भी बताया जाता है कि अल्फा की कैद में है। तो और ऐसा सुनने में आता है कि अल्फा ने वहाँ के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, चाय बागान है, उनको फिर से वो डिमांड नोट्स देने शुरू कर दिए हैं। तो अल्फा की चुनौती से पार पाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक जरूर होगी। अब आते हैं हम कि सरकार करें क्या, इन सारी समस्याओं से पार कैसे पाएँ। तो इसका एकमात्र उपाय है विकास। विकास के मुद्दे पर ही पिछली सरकार भी सत्ता में आई थी। विकास और कल्चरल नेशनलिज्म का जो एक कॉकटेल है भारतीय जनता पार्टी का, विशेष तरह का एक जो उनकी एक मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म से उन्हें आगे बढ़ना होगा। विकास के 2 ही उपाय हैं। जैसे असम की सोसाइटी जो है, असम का समाज है, शेष भारत की तरह यहाँ का समाज भी मूलतः कृषि प्रधान समाज है, पर यहाँ की कृषि पश्चिम भारत की कृषि से जुदा है। यहाँ के लोग आमतौर पर उतना ही अनाज उत्पादन करते हैं जितने कि उन्हें घर में खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। व्यापार करने के लिए कृषि का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है। इस सिनारियों को बदलना होगा। कृषि को रोजगारमुखी बनाना होगा। कृषि से फायदा हो सके इस तरह का करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पूरब से पश्चिम तक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उत्तर से दक्षिण तक उसकी जितनी भी ये जो सहायक नदियाँ वो बहती है। फिर ये दक्षिण से उत्तर की तरफ भी कई नदियाँ बहती है। तो नदियों का तो एक चेन है यहाँ पर। अगर इरिगेशन फैसिलिटी, नहरें अगर बनाई जाए तो पूरे असम में सिंचाई का मुकम्मल इंतजाम हो सकता है। सिक्किम की तरह यहाँ ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। अभी केवल एक ही खेती होती है, पर यहाँ पर खरीफ और रबी दोनों खेतियाँ हो सकती है। अगर दोनों खेती होगी तो लोगों को, स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। अभी क्या होता है, असम में रोजगार का मतलब है कि सरकारी नौकरी किसी भी तरह एक मिल जाए। सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। सरकार चुनावी वादा जरूर कर सकती है, हम 2 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख देंगे, पर सरकार रोजगार देगी कहाँ से। सरकार तो रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। सरकार ऐसा एक माहौल दे सकती है, ऐसा एक परिवेश दे सकती है, जैसे कि कृषि के लिए अच्छी दरों के ऊपर, अच्छी शर्तों के ऊपर सरकार ऋण दे सकती है। कृषि के साथ साथ कृषि के सहायक गतिविधियां जो है, फिशरी, आज असम में इतने नदियां होने के बाद में, इतने तालाब होने के बाद में, इतनी वाटर बॉडीज होने के बाद में भी ये आश्चर्य की बात है कि आज भी मछली उत्पादन में भी असम आत्मनिर्भर नहीं है। आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों से मछली आती है। तो फिशरीज के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। पिगेरी, ये हमारे जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनका एक मन पसंदीदा फूड है। तो पिगेरी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ऑर्गेनिक खेती में संभावनाएं हैं। खेती को अगर व्यवसाय की तरह लिया जाए, कैश क्रॉप्स का अगर उत्पादन किया जाए, तो असम कृषि के मामले में न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि राज्य को उससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अब बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब तक किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, औद्योगिकीकरण नहीं होता, तब तक वहाँ समुचित विकास, आज के जो विकास के पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो समुचित विकास नहीं होता। अब औद्योगिकीकरण कैसे हो?
हमने देखा कि जब पिछली सरकार सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने यहाँ पर एक एडवांटेज असम बोलकर एक कार्यक्रम किया था, उसमें असम के अलावा बाहर के प्रदेशों से भी काफ़ी उद्योगपति आए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि असम में इतना 1000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर मुझे लगा नहीं कि वो ज़मीन पर ही उस तरह का कुछ हुआ है। उसका कारण है कि यहाँ शांति नहीं है। पूंजी की एक खासियत है, पूंजी एक उस शर्मीली दुल्हन की तरह होती है जो झोड़ झंझट वाले इलाके में नहीं जाती। तो अगर आपको औद्योगिकीकरण चाहिए तो आपको आंदोलन करना, बसें चलाना, पथ अवरोध करना, ये तो बदलना ही होगा। साथ ही साथ हमारे पूर्वोत्तर खासकर असम की जनता का एक माइंडसेट है कि जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, जो धंधा रोजगार करता है वो चोर है, शोषक है। इस मानसिकता को बदलना होगा। इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर मानसिकता बदलने के प्रयास भी सरकार को करने पड़ेंगे कि व्यापारी चोर नहीं होता, व्यापारी तो रोजगार का सृजक होता है। एक छोटी भी दुकान अगर व्यापारी खोल के बैठता है उसमें 4 और 5 लोग काम करते हैं, वो स्थानीय लोग ही होते हैं। आजकल बाहर से काम करने वाले लोग असम में आने बंद हो गए हैं। आप किसी भी जीएस रोड के आप में किसी भी आप मॉल में चले जाइए, ज़्यादातर अधिकांश आपको स्थानीय लोग ही वहाँ रोजगार करते हुए दिखेंगे। तो चाहे छोटा खुदरा व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, उनको आपको बढ़ावा देना होगा। पर उनको बढ़ावा देने के पहले यहाँ के लोगों के उद्योग के प्रति, व्यापार के प्रति, वाणिज्य के प्रति, जिसको चालू भाषा में धंधा कहते हैं, धंधा के प्रति उनके नज़रिए को बदलना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति जो नज़रिया है उस नज़रिए को बदलना होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट का एक और यहाँ पर जो मैं कहता हूँ स्कोप है, ये असम सहित पूरा का पूरे पूर्वोत्तर को साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी लुक ईस्ट। इस पॉलिसी को अगर सही मायने में आगे बढ़ाना है तो औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में काम करना होगा, इंफ्रा डेवलप करना होगा। और अगर ये सारा काम हो जाता है तो असम सहित पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया का एजुकेशन और मेडिकल हब बन सकता है। यहाँ थाईलैंड से, म्यांमार से, कंबोडिया से, लाओस से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, उत्तरी बंगाल से, बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आएंगे, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आएंगे। असम गुवाहाटी में एम्स आ रही है और अगर और भी अच्छे अस्पतालों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए कि आप अपने अस्पताल खोलिए, सरकार सुविधा देगी। आप देखिए चेन्नई में, दक्षिण भारत में एक मेडिकल टूरिज्म डेवलपमेंट हो गया है। मेडिकल के लिए लोग जाते हैं और वो टूरिस्ट भी बन जाते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन हब बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद आज एजुकेशन हब हो गए हैं। राजस्थान का कोटा आज एजुकेशन हब हो गया है। तो गुवाहाटी में भी एक एजुकेशन हब बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ज़रूरत है कि सरकार ईमानदारी से प्रयास करे, अच्छे लोगों को, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है उन लोगों की राय लेकर काम करें। यहाँ एक मैं कड़वी टिप्पणी करना चाहूँगा कि ये सारे काम ब्यूरोक्रेट्स से होने वाले नहीं हैं। अब आप समझिए कि एक ब्यूरोक्रेट्स आज कृषि को देख रहा है, कल आप उसे लगा देते हैं एजुकेशन में, परसों आप उसे लगा देते हैं सड़क बनाने में। तो एक ही आदमी के पास में इन सारी क्षेत्रों में एक्सपर्टीज होगी, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अब सवाल क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने एक एक अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्टीज की है वो उन ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल होते हैं, उनके पीछे सर करके दौड़ते रहते हैं और उनकी बात नहीं सुनते। ये एक तो काम करने का सरकारों को तरीका बदलना होगा। आज नहीं तो क्या कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम यहाँ एक सिंचाई के लिए नहरों का जाल नहीं बुन पाए। इतना पानी, अगर सिंचाई के लिए नहरों का जाल बुना जाए तो देवाशीष यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। नहरों के द्वारा आप जो एक्स्ट्रा पानी जो आता है, बारिश का पानी, बाढ़ के दिनों में, बाढ़ क्या है, नदियाँ क्या है, नदियाँ तो कुदरत का ड्रेनेज सिस्टम है। उस ड्रेनेज को अगर आप चैनलाइज कर देंगे तो बाढ़ की समस्या से आप निजात पा लेंगे, आपकी कृषि बढ़ेगी। पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। तो इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म, जहाँ टूरिज्म बढ़ता है वहाँ पूरी की पूरी एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। असम में तो इतनी वर्जिन ब्यूटी है नेचर की, टूरिज्म की अपार संभावनाएं। इन संभावनाओं को खंगालने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में आने वाली सरकार की, हिमंत बिश्व शर्मा एक विजनरी लीडर है। मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में ये सारी बातें होंगी। टूरिज्म की भी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। जैसे सिक्किम ने टूरिज्म में किया था, टूरिज्म के ऊपर उनका बहुत बढ़िया उनका जो है रेवेन्यू आता है। तो ये संभावना पूरी तरह है यहाँ पे। और असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में, सारे पूर्वोत्तर में। और अच्छी बात यह है कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार गुवाहाटी है, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार असम है। पूर्वोत्तर के आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको असम होकर ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये अभी ऐसा है कि जिस तरह से आपने बताया, जो टॉपिक्स में आपने बताया, तो उसमें सबसे बात निकल के आ रही है कि विकास जो है वो उसका प्राधान्य होना चाहिए, उसका ही हमें प्राथमिकता होना चाहिए। विकास का विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, विकास का विकल्प नहीं हो सकता। और जहाँ जहाँ विकास होता है हमने देखा वहाँ इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप परे हट जाती है। इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम क्यों आती है? असम जैसे प्रदेश में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम का कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ के लोगों को हमेशा अस्तित्व के ऊपर संकट मंडराता नजर आता है, पर जब वो व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, उनके पास में संसाधन होंगे, तो ये डर भी धीरे धीरे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हमने देखा, हमने जाना, हमने डिस्कस किया कि ये चुनौतियां और जो प्राथमिकताएं हैं उस सरकार को, नई सरकार को क्या लेना चाहिए और किस तरह से आगे जो है अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए अपने देश का, अपने प्रदेश का। तो अब एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो पेंडेमिक जो सिचुएशन है अभी हमारे यहाँ, जो कोविड-19 की वजह से जो महामारी जो सृष्टि हुई है सारा विश्व में, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट ये करना चाहता हूँ कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हम चर्चिल का नाम याद रखते हैं। चर्चिल जो ग्रेट ब्रिटेन के, जो यूके के प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम याद करते हैं, उससे पहले या उनके बाद के याद नहीं करते, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध था और वो उस समय प्रधानमंत्री थे यूके के। ठीक उसी तरह से असम में इस वक्त हेमंत विश्व शर्मा दायित्व ले रहे हैं, और इस समय जिस समय सारा विश्व पेंडेमिक से जूझ रहा है, कोविड-19 से जूझ रहा है, और हमारा प्रदेश भी, असम भी इस पेंडेमिक के दौर से बहुत बुरी तरीके से जो है झेल रहा है इसको। तो इस समय ये मुख्यमंत्री होना, हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री होना हमारे लिए शायद बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उनका हमने देखा बहुत कर्मदक्षता रहा है। बिल्कुल, कर्मदक्षता उनका देखा हमने, और उनको उनका जो कार्य अभी अगले 5 साल करेंगे, हमें उम्मीद है कि हमारा इतिहास याद रखेगा उन्हें। जरूर, सही बात है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कोविड के क्षेत्र में सरकार को 2 फ्रंट पे काम करना है। एक तो कोविड की महामारी से निपटना है, रोगियों की संख्या 6000 के आसपास जाने लग गई है, ये काफ़ी अप्रत्याशित है, बहुत ज़्यादा है। इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, आपको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े तो आप बनाइए, टेस्ट ट्रेसिंग बढ़ाइए, और तीसरा साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करना होगा। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए चर्चिल को याद किया जाता है, मैं इस पॉजिटिव नोट पर अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूँगा कि जिस प्रकार विश्व युद्ध के लिए चर्चिल को याद किया जाता है, मैं चाहूँगा कि इतिहास में ये बात दर्ज हो कि असम कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस वक्त डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन्होंने अपनी कार्यदक्षता से, अपने विजन से, अपने अनुभव से, अपने काम करने के जज्बे, अपने जुनून से इस महामारी को राज्य की जनता के सहयोग से परास्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हमें उम्मीद है जो हम टॉपिक्स रखने के लिए कोशिश की हम लोगों ने, चुनौतियां रखने के लिए कोशिश की हम लोगों ने, और जो प्राथमिकता देने के लिए हमने डिस्कस किया, विशेषकर प्रमोद तिवारी ने, तो ये डिस्कशंस आप लोगों को अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम सब मिलकर इस प्रदेश को और इस देश को प्रगति के पथ पर ले जा सके। धन्यवाद।